हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम फेडरलिज़म है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फेडरलिज़म के बारे में पढ़ेंगे और इसमें ये सीखेंगे कि ये जो फेडरलिज़म है वो क्या है। तो अगर फेडरलिज़म की बात की जाए तो फेडरलिज़म में हम ये बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को रन करने के लिए अलग अलग लेवल्स होते हैं, उसे हम फेडरलिज़म बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग का एक सबसे अच्छा तरीका है जिसको फेडरलिज़म बोलते हैं, जहाँ पे पावर को कई लेवल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से बहुत ही एक्सप्लेन करके इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसको फेडरलिज़म कहा जाएगा। ठीक है, तो फेडरलिज़म को हम शुरुआत करते हैं, लेकिन फेडरलिज़म की शुरुआत करने से पहले हमें एक ओवरव्यू जो है वो जान लेना चाहिए कि वो ओवरव्यू क्या है। ठीक है, तो ओवरव्यू में अगर हम देखेंगे तो पहले तो हम रीड करते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहले लिखा है कि जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो पावर है उसका वर्टिकल डिवीज़न हुआ था। ठीक है, वर्टिकल डिवीज़न का मतलब होता है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पहले कैसी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी सबसे बड़ा जो है वो सेंट्रल है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट या उसे हम बोलते हैं रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वर्टिकल डिवीज़न। क्या बोलेंगे? वर्टिकल डिवीज़न, जो कि गवर्नमेंट्स के अलग अलग जो है वो लेवल है। ठीक है, और ये एक तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। वही लिखा है यहाँ पे कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में पावर की शेयरिंग का सबसे अच्छा तरीका जो है वो एक वर्टिकल डिवीज़न है, जिसके अंदर गवर्नमेंट्स के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो देखने को मिलता है। इस चैप्टर के अंदर हम पावर शेयरिंग के बारे में तो बात करेंगे ही, और फेडरलिज़म के जो कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे और उनके जनरल टर्म्स को भी समझेंगे, यानी फेडरलिज़म को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। बाकी जो चैप्टर है वो ये हमें बताएगा कि इंडिया में फेडरलिज़म किस प्रकार की फेडरलिज़म की थ्योरी है और इसको किस प्रकार यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न जो उस पर डिस्कशन होगा, जो कि यहाँ पे यानी इंडिया के अंदर या किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उस फेडरल की पॉलिसीज़ और उसकी जो पॉलिटिक्स है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको एनालिसिस की जाएगी, और फेडरलिज़म को मजबूत वाले जितने भी प्रैक्टिस हैं, जितने भी पक्ष हैं, उनको भी जो है वो देखा जाएगा। तो इस चैप्टर के एंड में हम थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट को भी जानेंगे। ठीक है, जो कि हमारे इंडियन फेडरलिज़म का लास्ट टायर है, यानी थर्ड टायर है, जो कि लोकल गवर्नमेंट कहलाता है। यानी समरी में हम ये कह सकते हैं कि जो फेडरलिज़म है वो कहीं ना कहीं पावर को शेयर करता है, अलग अलग गवर्नमेंट्स के लेवल पे शेयर करता है। ठीक, उसकी एक अलग थ्योरी होती है, एक अलग प्रैक्टिस होता है, और ये पूरी तरीके से फेडरलिज़म को स्ट्रेंथ करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम फेडरलिज़म को समझते हैं। ठीक है, तो ये फेडरलिज़म को अब धीरे धीरे आगे जो है वो पढ़ते हैं। ओवरव्यू हमने देख लिया है, आगे देखते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है उसका नाम है व्हाट इज़ फेडरलिज़म। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो कहेगा कि व्हाट इज़ फेडरलिज़म। ठीक है, तो फेडरलिज़म को हम समझते हैं कि क्या फेडरलिज़म कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा, लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सी इन द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के जो केस स्टडीज़ थी, जो लिंग्विस्टिक बेसिस थी, या जो भी उसके अंदर बेल्जियम के अंदर और श्रीलंका के अंदर जो भी केस हमने देखा था, उसको थोड़ा सा जो है कंट्रास्ट में लेते हैं। आप अगर रिकॉल करें तो यू कुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, कि जो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, यानी जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में,
यहाँ पे लिखा भी है चेंजेस लाए गए थे किसके, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पे क्या किया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था, यानी कम कर दिया गया था, और जो थोड़ी बहुत जो पावर्स थी वो रीजनल गवर्नमेंट्स को दी गई थी। ठीक है, रीजनल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय गवर्नमेंट को जो है वो दी गई थी। पहले क्या होता था कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी उनके पास पावर नहीं थी, वो पूरी की पूरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहती थी। लेकिन बेल्जियम में जब चेंजेस हुए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंजेस आए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को रीजनल गवर्नमेंट्स की पावर को दे दिया गया। ठीक है, अब ये जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, यानी जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं जो बेल्जियम्स के अंदर पहले से ही थी, तो इनका जो रोल था, ये जो पावर था वो बहुत ही लिमिटेड था। ठीक, और जब कभी भी ज़रूरत होती थी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे वो जो पावर्स थी उसको विड्रॉ कर लेता था, यानी छीन लेता था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो लोकल गवर्नमेंट या जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती थी वो उतनी पावरफुल नहीं हो पाती थी, वो अपने इंटरेस्ट का काम जो है वो नहीं कर पाती थी। ठीक, अब ये जो चेंज हुआ, यानी द चेंज टू प्लेस 1993 में, तो ये चेंज आया कि रीजनल गवर्नमेंट्स को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई। ठीक, अब वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहने लगे। यानी 1993 में जब उनकी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंजेस आया तो उसमें ये कहा गया कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स होंगी उनको कुछ पावर्स दी जाएगी। अब वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर, किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस तरीके की मतलब जो प्रोविज़न था उसमें क्या हुआ कि जो बेल्जियम था वो एक यूनिटरी गवर्नमेंट से एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे जो पावर है वो बढ़ चुका, यानी जो पावर है वो शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो बेल्जियम है वो अब शिफ्ट हो गया था यूनिटरी से किसकी तरफ, फेडरल की तरफ। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ। अब अगर आ जाते हैं श्रीलंका में, तो श्रीलंका जो है आप देख पा रहे हैं कि जो श्रीलंका था, तो यहाँ पे ये कहा गया कि श्रीलंका टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स। श्रीलंका के अंदर भी वही पावर्स थी कि श्रीलंका में नेशनल गवर्नमेंट थी और उसी के पास सारी पावर थी। तमिल लीडर्स ये चाहते थे कि जो श्रीलंका है वो एक फेडरल सिस्टम जो है वो बन जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी उसी वक्त। आगे अगर देखते हैं हम, तो जो फेडरलिज़म है वो एक सिस्टम है किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, फेडरलिज़म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का। अब डेफिनेशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फेडरलिज़म है वो एक ऐसा सिस्टम है किसका, गवर्नमेंट का, जहाँ पे जो पावर है उसको सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो कंट्री के अंदर रिजाइड्स कर रही हैं उनके बीच में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, फेडरलिज़म एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि फेडरलिज़म एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर पावर को डिवाइड कर दिया जाता है कई चीज़ों के बीच में। जैसे आप अगर इंडिया में देखें तो ये सेंटर में, स्टेट में और लोकल रीजन्स में जो है वो डिवाइडेड है, और कहीं ना कहीं ये जो डिवीज़न है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यूजुअली अगर देखा गया तो जो फेडरेशन है उसमें 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक, एक तो गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होता है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कुछ मामलों पे वो कानून बना सकता है जो नेशनल इंटरेस्ट पे हों, यानी राष्ट्रीय स्तर के हों। ठीक है, और दूसरा जो गवर्नमेंट है, यानी जो दूसरे गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, द अदर आर गवर्नमेंट, जो दूसरी गवर्नमेंट है वो प्रोविंस पे होती है। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट में या प्रोविंस में होती है, जो डे टू डे यानी दैनिक जीवन के जितने भी प्रशासन व्यवस्था है वो स्टेट जो है वो देखता है। ठीक है, ये दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो उनकी जो पावर है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, स्टेट अपना अलग काम करता है और सेंटर जो है वो अपना एक अलग काम करता है। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म कहलाता है। ये जो है डेफिनेशन है किसकी, फेडरलिज्म की। मैं फिर से बता रहा हूँ, फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होती है। ठीक, 2 लेवल्स गवर्नमेंट के होते हैं, और एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो पूरे देश के लिए कानून बनाता है। ठीक है, और जो स्टेट वाले होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाते हैं, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही
ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर अनडिपेंडेंट होते हैं, यानी ये एक दूसरे के मामले में जो है वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, यानी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म। तो अगर हम इसी सेंस में देखें, ठीक है, अगर हम इसी सेंस में देखें, ये देखिए आपके सामने कुछ मैप बनाया गया है, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फेडरलिज्म जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आप देख लीजिए कि इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, लगभग 192 कंट्रीज़ में से 25 कंट्री जो है वो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को रखते हैं, जिसमें से अपना एक इंडिया भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसी फेडरेशन में देखें तो आप देखिए कि इसी सेंस में अगर देखा जाए, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फेडरेशन है वो कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स, यानी इसको यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ में ही देखा जाता है। यूनिटरी सिस्टम के अंदर या तो एक लेवल की गवर्नमेंट होती है, या जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, यानी उसके अंडर में होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यूनिटरी सिस्टम के अंदर केवल एक ही गवर्नमेंट होती है पूरे नेशन में, पूरे कंट्री के अंदर, या अगर दूसरी गवर्नमेंट है तो वो पूरी की पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होती है। तो ऐसी गवर्नमेंट को यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर को पास करता है, किस पे, प्रोविंशियल पे यानी स्टेट्स पे, और लोकल गवर्नमेंट्स पे पास करता है। लेकिन फेडरल सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी जो मतलब फेडरल सिस्टम में अगर देखा जाए, आप जैसा देख पा रहे हैं कि लिखा भी है कि बट इन ए फेडरल सिस्टम, अगर फेडरल सिस्टम में देखा जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, वो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं करती कि वो कोई कार्य करे, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद ही पावर होती है कि वो अपने मामले खुद ही देख सके और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब नहीं दे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि वो कोई कार्य करेगी तो उसका जवाब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो बिल्कुल ऑटोनॉमस होता है, यानी वो अपना काम अलग से कर सकता है, उसको किसी को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, लेकिन चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, उसको एक पर्सन को जवाब हमेशा देना होता है, वो है जनता। ठीक है, जिसको बोलते हैं पीपल। ठीक है, तो ये ध्यान में इसको आप रखिएगा। तो दोनों गवर्नमेंट्स, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों की दोनों गवर्नमेंट जो है वो पीपल को क्या करेगी, आंसर करेगी। क्या करेगी, आंसर करेगी। ठीक है, ये ध्यान। तो आइए अब कुछ की फीचर्स जो हैं वो हम देख लेते हैं कि फेडरलिज्म के अंदर क्या विशेषता होती है। जैसा कि हमने डेमोक्रेसी के अंदर देखा था कि क्या विशेषता है, वैसे ही फेडरलिज्म के अंदर भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। ठीक है, यानी फेडरलिज्म के फीचर्स हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम फेडरलिज्म के फीचर की बात करें तो सबसे पहला ये है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म के अंदर 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखना है कि फेडरलिज्म के अंदर 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी अलग अलग टायर की गवर्नमेंट होती है, यानी अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे जो वो सेम सिटीजन को ही क्या करती है, गवर्न करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम हैं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन भी आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी अधीन आते हैं। अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो मुझे ही रूल करेगी, यानी यहाँ पे सिटीजन तो सेम है लेकिन गवर्नमेंट क्या है, डिफरेंट है। वही यहाँ पे कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन को क्या करेगी, गवर्न करेगी, लेकिन हर टायर यानी हर लेवल का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, जिसको बोलते हैं न्यायिक, आप बोल सकते हैं कि उसकी एक बाउंड्री होती है, लिमिटेशंस होती है। ठीक है, अब वो लिमिटेशन किस पे हो सकती है, कोई ज्योग्राफिकल एरिया पे हो सकती है, या आप उसको बोल सकते हैं या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हो सकती है। यानी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे हो सकता है, ज्योग्राफिकल हो सकता है, या वो किसी सब्जेक्ट पे हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, ख़ास करके जो सिटीजन्स है उनको जो रूल किया जाता है वो लेजिस्लेचर के आधार पे, ठीक है, लेजिस्लेचर के आधार पे, टैक्सेशन के आधार पे या एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे अगर हम देखें तो ये आपकी ये जो सेकंड फीचर हो गया। थर्ड है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी ज्यूरिसडिक्शन है या जो भी लेवल है या जो भी टायर है गवर्नमेंट के, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड है। तो
जो एग्जिस्टेंस है या जो अथॉरिटी है हर टायर या गवर्नमेंट की, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, ठीक है, यानी वो संवैधानिक रूप से है। एग्जाम्पल ये हुआ, जैसे अगर पर्टिकुलर हम ये मान लें कि अब हम यूपी के हैं, तो अगर हम यूपी यानी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो कोई भी मतलब हम यहाँ के नागरिक हैं, तो नागरिक तो हालांकि हम इंडिया के हैं, लेकिन यूपी में हम रह रहे हैं, तो कोई भी जो मामला होगा वो यूपी तक सीमित रहेगा, ठीक है। यानी बाहर का कोई अदर स्टेट का वो मेरे पर कोई जो है वो मतलब क्या उसको बोलते हैं कि अधिकार नहीं होगा, न्याय का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, जितने भी ऐसे प्रोविज़न हैं, यानी फंडामेंटल प्रोविज़न है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता या किसी एक पर्टिकुलर लोगों से नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस के लिए हमें गवर्नमेंट के दोनों लेवल को कंसल्ट करना होगा। एक तो ये फेडरल का विशेषता है, यानी कोई भी गवर्नमेंट अकेली नहीं चाहती। आप जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करना होता है तो उसमें बहुत लोगों की आवश्यकता होती है, कोई अकेला पर्टिकुलर या अकेली पार्टी के लोग नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोर्ट के अंदर ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करे। इंटरप्रीट का मतलब उसको पढ़े, उसको समझे, और उनकी जो पावर है अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट की, उसको एक्सप्लेन करे, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट जो है, नहीं, हाईएस्ट कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक अंपायर के रूप में काम करता है, जो गवर्नमेंट्स के डिफरेंट लेवल के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको सॉल्व करता है, और जो गवर्नमेंट की जो पावर्स है उसको एक्सरसाइज करने के लिए उसको दिशा निर्देश भी देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला जो पावर है वो ये है कि जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, यानी जो राजस्व है, रेवेन्यू है, टैक्सिंग सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, वो भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के हिसाब से उसको स्पेसिफाइड जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें देखी जाती हैं। आगे अगर हम देखें तो आगे की तरफ अगर हम देखें तो जो फेडरल सिस्टम है, उस फेडरल सिस्टम के अंदर 7वां जो पॉइंट है वो ये है कि फेडरल सिस्टम दस हैव ए डुअल ऑब्जेक्टिव, यानी जो फेडरल सिस्टम है वो उसका एक डुअल ऑब्जेक्टिव यानी दो उद्देश्य है। पहला तो ये है कि पहले तो वो सुरक्षा करे और प्रमोट करे, यानी बढ़ावा दे किसकी, यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी जो हमारा देश है उस देश की एकता को प्रमोट करे, सेफगार्ड करे, उसको सुरक्षित रखे, ठीक है। वाइल एट द सेम टाइम, और उसी समय, ठीक है, जिस वक्त सुरक्षा कर रहा हो वो रीजनल डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखे, यानी क्षेत्रीय विविधता को भी ध्यान में रखे, ताकि कोई बीच में डिस्टर्बेंस ना आए। इसीलिए दो एस्पेक्ट जो हैं वो काफ़ी क्रूशियल हैं, अगर देखा जाए तो काफ़ी क्रूशियल हैं। ये देखिए आप, दो एस्पेक्ट्स जो है वो क्रूशियल है, ज़रूरी है इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस के लिए, फेडरलिज्म के लिए, ठीक है, यानी फेडरलिज्म के लिए ज़रूरी है ये दोनों एस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिस के लिए। गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे एग्री करती है पावर शेयरिंग के लिए, और ये एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करना चाहिए, ठीक है, तभी जाके कोई एग्रीमेंट इस पे होता है, ठीक है। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक आइडियल फेडरल सिस्टम के लिए दोनों एक्सपेक्ट का होना ज़रूरी है। एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरी चीज़ एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और एक साथ रहने के लिए स्वीकार होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये जो एग्जैक्ट बैलेंस है पावर, जो पावर का जो एग्जैक्ट बैलेंस है, यानी जो बैलेंस है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ये फेडरेशन टू फेडरेशन जो है वो चेंज भी होता रहता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो फेडरेशन है उसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, यानी जो ये बैलेंस है वो डिपेंड करता है मेनली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे कि फेडरेशन कैसे बना है। दो प्रकार के दो रूट है, फेडरेशन के दो रूट हैं, यानी फेडरलिज्म के दो रूट हैं। पहला रूट ये है कि कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, कई सारे पहला रूट क्या है कि कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल जाएं और एक बड़ी यूनिट बना लें, ठीक है, ताकि उनकी सॉवरेनिटी और उनकी आइडेंटिटी मजबूत हो जाए और उनकी सिक्योरिटी भी मजबूत हो जाए। तो इस प्रकार के फेडरेशन को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, कमिंग टुगेदर
फेडरेशन, ओके, जो कि यूएसए में है, स्विट्ज़रलैंड में है और ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे क्या है कि छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और वो छोटी छोटी कंट्रीज़ आपस में आके कंबाइन हो जाती हैं और उससे फेडरेशन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और यूएसए। तो इस में ये देखा जाता है, तो ये इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट है, अगर हम फर्स्ट कैटेगरी के फेडरेशन में देखें तो इन फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन में देखें कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैं इनके पास इक्वल पावर है और सभी के सभी स्ट्रांग हैं। फेडरल गवर्नमेंट में सभी के पास इक्वल पावर है। लेकिन एक दूसरा रूट है, सेकंड रूट, जहाँ पे एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है, फैसला करती है कि क्यों ना वो अपने एरिया को, यानी अपने एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, ठीक है। यानी सेकंड रूट ये है कि जहाँ पे एक लार्ज कंट्री ये फैसला करती है कि अपने पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में बांट दे। जैसे कि इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम के अंदर हुआ तो इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसा हमारा इंडिया है, तो हमारा इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो उसने क्या किया कि हमारी कंट्री ने पूरी कंट्री को 28 स्टेट्स में बांट दिया, ठीक है। 28 स्टेट में जो है वो बांट दिया, ठीक है, ताकि रूलिंग अच्छी हो पाए। तो इस सेकंड की कैटेगरी में आप ये देख पा रहे होंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द फेडरेशन ऑफ अनइक्वल पावर, ठीक है। और इसके अंदर जो अब आप देख पा रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में एक अनइक्वल पावर है। कुछ यूनिट्स जो है वो उन्हें स्पेशल पावर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है, ये आपका कहलाता है फेडरलिज्म, ठीक है। तो कुल मिला के फेडरलिज्म में हमें क्या ध्यान रखना है, फेडरलिज्म के अंदर हमें ये देखना है कि फेडरलिज्म के अंदर ये देखना है कि जो गवर्नमेंट है उसने अपने पावर को कई लोगों के बीच में बांट करके रखा है, ठीक है, ताकि सभी लोग पावर शेयरिंग कर पाए, ठीक है। ये फेडरलिज्म कहलाता है। हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो हमारा जो इंडिया है उस इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो काफ़ी मजबूत है, ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये सभी के सभी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड हैं, यानी कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये चाह कर भी यहाँ से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी सभी स्टेट गवर्नमेंट है। सारे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को पावर दी है, ठीक है, ताकि वो अपने मामले खुद सुलझा सकें और वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। तो ये कहलाता है फेडरलिज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको अलग से पढ़ा दिया है, ठीक है। सो आप लोग इसको रिवाइज़ करिए, पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए। ओके, थैंक यू।